बच्चों, देखिए, आप सभी को हमारा राधे राधे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आपको पढ़ाई लगातार करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब से है। और पढ़ाई इस तरीके से भी करनी है कि हमें मैथ में और चाहे साइंस हो, हर सब्जेक्ट में एक बेहतर स्कोर भी करना है, जिससे आपका एक अच्छा परसेंटेज बन सके। तो इसीलिए हम आपके साथ मैथ और साइंस में पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आपका एक बेहतर स्कोर हो सके। तो आज हम आप सबको मैथ का वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं भैया, और बहुपद टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इस चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जहां से एक या दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तरीके से पूछे जाते हैं, जो कि हमें आसानी से करना भी होता है। तो जो चीज़ हम आपको पीछे पढ़ा के बता दिए हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं एक बार जरूर देख लीजिए। आशा करते हैं पूरा का पूरा पेपर हमारे जो बताए गए क्वेश्चन है उनसे मैच करते रहेंगे। बस आप मन लगा के पढ़ाई करिए बस। आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने चल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ के नोट करिएगा। जो दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा। हम आपको पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे, फिर उनके क्वेश्चन को कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का जो टॉपिक है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। होता तो भाई एक चर वाले रैखिक समीकरण है, जिन्हें हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक चर मतलब जैसे कोई एक्स हो, जैसे देखिए आप लोग x प्लस टू इज इक्वल टू 5। यहाँ पे केवल एक चर है। कितने चर हैं? एक चर है, कि आपका एक चर रैखिक समीकरण कहलाता है। अगर दो चर आ जाए, दो चर अगर आ जाए, तो एक चर x है और एक चर y है। यहाँ पे 2 और 3 और 5 एक वास्तविक संख्या है। 2 3 5 वास्तविक संख्या है। और एक्स वाई जो है हमारे, एक्स और वाई जो है हमारे, ये हमारे क्या हैं? चर हैं। तो अगर जहां पे दो चर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, इनका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है? 0। आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए एक्स बी वाई और सी। यहाँ पे x और y चर है, x और y चर हैं। a b और c जो है ये वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तो अभी हम सब यहाँ पे टॉपिक कलर क्लियर करने भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया। कुछ यहाँ पे पॉइंट है भैया, उस पॉइंट को आप पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठ जाता है, जो कि बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, के मान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो माना दो चर वाले रैखिक समीकरण, माना दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो माना हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमने दो समीकरण यहाँ पे लिख लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हम आपको बताते हैं भैया, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेद। यानी ये जो दोनों जो चर समीकरण दिए गए हैं,
कब ये प्रतिच्छेद होते हैं, कब क्या होते हैं, प्रतिच्छेद। तो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, B1 अपान B2, यानी दिए गए चर के जो रैखिक समीकरण है इनमें A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है, इनका जो अनुपात बराबर नहीं है तो कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद रेखा। और जहां पे प्रतिच्छेद रेखा होता है वहां पे अद्वितीय हल होता है। कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो आप सब याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखा का क्या प्रतिबंध है तो आपको बताना पड़ेगा A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। आप याद रखिएगा, किसी भी दो रेखा में अगर उनका A1 और A2 B1 और B2 का अनुपात बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेद रेखा कहलाएगी। और अगर प्रतिच्छेद रेखा है तो अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अगला है संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती होने पे क्या होता है भैया, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। और संपाती होने पे भैया अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि संपाती रेखा होने का क्या प्रतिबंध है, संपाती रेखा होने का क्या प्रतिबंध है, तो आप याद रखिएगा A1 अपान A2, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। कहने का मतलब है अगर रेखा संपाती है, रेखा क्या है, संपाती हैं, उनके तीनों जो वास्तविक संख्या होते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, जो उनकी वास्तविक संख्या का अनुपात होगा तीनों बराबर होंगे। जब तीनों बराबर होंगे हम उन्हें क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। क्या बोलेंगे, संपाती रेखा। और संपाती रेखा होने पर इनके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अगर आप समझ ना पा रहे हो तो संपाती का मतलब होता है जैसे घड़ी में जब 12 बजते हैं तो घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के जस्ट ऊपर होती हैं, उससे हम लोग संपाती बोलते हैं। तो आप देखिएगा घड़ी में जब 12 बजते हैं भाई, और बार तो संपाती होते हैं, जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं उन्हें हम संपाती बोलते हैं। तो संपाती रेखा में याद रखिएगा A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 और अनेक हल होते हैं। अगला होता है भैया समांतर रेखा। समांतर रेखा का क्या प्रतिबंध है भैया, तो समांतर रेखा का प्रतिबंध है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। कोई हल नहीं। आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है समांतर रेखा का क्या प्रतिबंध है, समांतर रेखा का क्या प्रतिबंध है, तो आप लोग याद रखिएगा A1 अपान A2 इज A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। कहने का मतलब है A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 का अनुपात बराबर होगा और C1 और C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो कौन सी कहलाएगी, समांतर रेखा कहलाएगी। और समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं होता है। ये हमारे एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें के की वैल्यू निकालने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसको याद होने पर हम लोग के का मान बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप लोग पहले देखेंगे प्रतिच्छेद रेखा, फिर संपाती रेखा, फिर समांतर रेखा। तीनों रेखा को आप लोग सूत्र को अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम आपको आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए, अभी जो हम प्रश्न आपको कराने चल रहे हैं, ये प्रश्न हमारा समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद पे डिपेंड करता है, जो कि एग्जाम में हर बार आता है, हर सेट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके का प्रश्न हम आपको 2 से 3 प्रश्न करा रहे हैं, जो कि आप अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 का 100% क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ से देखेंगे। आप कुछ लोग डाउट मत होना कि भैया ऐसे क्वेश्चन पेपरों में, मतलब कि किताबों में कुछ नहीं है, तो ऐसे कोई बात नहीं होती है। आप सिर्फ टॉपिक को देखिए, ये नहीं होता आपके बुक में वो चीज़ है या नहीं है। तो आप आज देखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 युगपत समीकरण दिया है। क्या दिया है? युगपत समीकरण 2 हमें दिया है, और इन युगपत समीकरण में के का मान पूछ रहा है, मगर जो युगपत समीकरण दिया गया है, अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। तो पहले काम करते हैं हम सब। पहले आप लोग दिए गए युगपत समीकरण को, सबसे पहला काम करना है, दिए गए युगपत समीकरण को मानक रूप में लिखो। किस रूप में लिखो भैया? मानक रूप में। ये देखिए, के एक्स प्लस 3y, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, बराबर 0। ये होता है मानक रूप। सारे फंक्शन को एक तरफ करो, दाहिने पक्ष में 0 रहता है, ये हमारे समीकरण लिखने का मानक रूप है। अब इसका हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर आप जैसे तुलना करेंगे, a1 का मान के, b1 का मान 3, c1 का मान 3। हम आपको एक बात पहले ही बता चुके हैं कि तुलना करते समय हम सब चिन्ह सहित तुलना करते हैं, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस, याद रखिएगा। दूसरी रेखा को हम लोग मानक रूप में लिखते हैं, 12x के वाई, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, बराबर 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जैसे ही तुलना करते हैं, a2 का मान 12, b2 का मान k, c2 का मान, c2 का भी मान k, c2 का भी मान k। अब क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे भैया, यहाँ पे दिए गए दोनों युगपत समीकरण को हमने लिख करके, तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिए हैं। अब इस युगपत समीकरण में के का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? के का। तो सबसे पहले आप क्लियर करो, ये जो युगपत समीकरण दिए गए हैं, कि संपाती है, कि प्रतिच्छेद है, कि समांतर है, पहले ये क्लियर करते हैं। आइए क्लियर करते हैं। इसमें लिखा है अनेक हल होंगे। तो अभी हमने आपसे बताया है कि अगर प्रतिच्छेद रेखा है तो अद्वितीय हल होता है, और अगर संपाती रेखा है तो अनेक हल होते हैं, और अगर प्रतिच्छेद रेखा है तो कोई हल नहीं, सॉरी, अगर समांतर रेखा है तो कोई हल नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल होने की जो घटना है, ये हमारी संपाती रेखा से है। कहाँ से है? संपाती रेखा। कहने का मतलब है, अनेक हल होने का मतलब दिए गए दोनों युगपत समीकरण संपाती हैं, और संपाती होने का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 होता है। a1 का वैल्यू के, a2 का मान 12, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान k, c1 का मान, सॉरी 3 भैया, c1 का मान 3, c2 का मान k। तो आइए हम तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम k अपान 12 बराबर 3/k, इन दोनों को बराबर करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, k का k में गुणा करेंगे, k स्क्वायर,
वर्त आई 36। आप स्क्वायर हटाओगे करड़ी लग जाएगा, और 36 का वर्गमूल आएगा भैया प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 कहने का मतलब है दिए गए युगपत समीकरण में अगर k का मान प्लस माइनस 6 अगर रखा जाएगा तो दिया गया युगपत समीकरण के अनेक हल होंगे, यानी संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती। तो याद रखिएगा k की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 6। आप समझ के नोट करिएगा, अच्छे से समझ के। अभी हम आपको इस टाइप के 2-3 प्रश्न करा के पहले हम बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर यहां से प्रश्न आए तो आपको कोई सी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर आगे आज बताएंगे। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, अब हमारा प्रश्न उसी टाइप का सेम है, थोड़ा प्रश्न को समझिएगा। अभी पिछली क्लास में हमने बताया है कि कभी के पूछता है तो कभी लेमडा पूछता है, कभी पी पूछता है तो कभी स्मॉल ए का मान पूछता है। उससे में कोई फर्क नहीं है। लेमडा के किस मान के लिए किसका मान बताना है? लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण दिया गया है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और 2x प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं है। कहने का मतलब है हमें दो युगपत समीकरण दिया गया है, इस युगपत समीकरण में लेमडा का ऐसा क्या मान रख दे कि दोनों में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होना चाहिए। लेमडा का ऐसा मान रखो कि दोनों समीकरण को हल करने पर कोई मान ना आए, यानी कोई हल ना आए। तो सबसे पहला काम है दिए गए युगपत समीकरण को मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस, बराबर 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे a1 का मान 1, b1 का मान 2, c1 का मान -70, c1 का मान -70, 2x प्लस लेमडा वाई प्लस इधर आएगा -35 बराबर 0। यानी दूसरे दिए गए समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करेंगे a2 का मान 2, b2 का मान लेमडा, c2 का मान -35, c2 का मान -35। अभी हमने क्या किया? दिए गए दोनों युगपत समीकरण का तुलना करके उनके जो वास्तविक संख्या है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास 3 रेखा है, समांतर रेखा, प्रतिच्छेद रेखा और संपाती रेखा। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी रेखा है? तो जब आप यहाँ पे आते हैं, लिखा है कोई हल नहीं है, यानी दोनों युगपत समीकरण में लेमडा का ऐसा मान रखना है जिस पे कोई हल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल नहीं होने का जो प्रतिबंध है वो हमारे समांतर रेखा का है। कौन सी रेखा का है? समांतर रेखा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनमें कभी भी कोई हल नहीं होता है, और समांतर रेखा का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये चीज हम लोग यहां से पहचान पाए हैं, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो आप समांतर रेखा की बात कर रहे हैं, और समांतर रेखा का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। a1 का मान है 1,
A2 का मान है 2 इज इक्वल टू B1 का मान है 2, B2 का मान है लेमडा इज नॉट इक्वल, C1 का मान है -35, C2 का 70 रुपया, C2 का मान है -35। आप देख रहे हैं इज नॉट इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, इस पे इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, 1/2, 2 लेमडा, लेमडा एक कम लेमडा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कहने का मतलब है लेमडा का मान 4 आ गया। अगर हम उस वास्तविक दिए गए युगपत समीकरण में लेमडा का मान अगर 4 रखेंगे तो दिया गया युगपत समीकरण क्या होगा, समांतर होगा। और अगर समांतर है तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, आप सब याद रखिएगा। तो याद रखिएगा हम लोग इसी तरीके से एग्जाम में के का मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आपने पिछले वाले में देखा तो संपाती रेखा पे के का मान पूछा और अभी समांतर रेखा पे के का मान पूछ रहा है। हम भी आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं जहां से इस तरीके का प्रश्न आपका एग्जाम में आता है तो 100% आपसे लगे छूटने नहीं पाए। तो एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, आप इसे अच्छे से समझ के नोट करेंगे। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको समझ में आ रहा हो तब भी बताइए, नहीं आ रहा है तब भी बताएंगे। आप इसे नोट करें। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन हम आपको और उठा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दो चरों के रैखिक समीकरण का आज हमारा पहला टॉपिक जो है हमने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर दिया। रेखा पहचान करके के का मान निकालना सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर के लिए। आज हम आपको ये टॉपिक क्लियर करा दिए। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो हम करा रहे हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आप इतनी देर से तो आप समझ गए हैं कि सबसे पहला काम होता है दिए गए युगपत समीकरण का तुलना करना। दिए गए युगपत समीकरण का तुलना करके उसके जो वास्तविक संख्या होते हैं A1 A2 और B1 और A2 B2 और C2 जो वास्तविक संख्या होते हैं उनके मान बताना। तो हमारा जो पहला वास्तविक समीकरण है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे ही हम तुलना करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करते हैं तो A1 का मान 4, B1 का मान P, C1 का मान 8 है। आपका दूसरा युगपत समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 0। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो A2 का मान 2, A2 का मान 2, B2 का मान 2, C2 का मान 2, C2 का मान 2। तो सबसे पहला काम है दिए गए युगपत समीकरण का आप लोग तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे। अब आता है का युग्म अद्वितीय हल है। कैसा हल है भैया, अद्वितीय हल है। अगर आप देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन अनेक हल, दूसरे में कोई हल नहीं और तीसरा क्वेश्चन जो आपको करा रहे हैं इसमें अद्वितीय हल है। तो अगर आपको ज्ञात करना पड़ेगा अद्वितीय हल कहाँ होता है तो प्रतिच्छेद रेखा में होता है। कहाँ होता है, प्रतिच्छेद रेखा में। और प्रतिच्छेद रेखा का प्रतिबंध होता है, अभी हम आपसे बता के चले हैं, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2। जो आपका A1 अपान A2 है वो B1 अपान B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए सिर्फ इक्वल नहीं करना है। तो A1 का मान है 4, A2 का मान 2 इज नॉट इक्वल B1 का मान P और B2 का मान 2।
तो 2 से 2 कट गया, P इज नॉट इक्वल 4, P इज नॉट इक्वल 4, इसका मतलब होता है, आप समझते क्या हो रहा है, P इज नॉट इक्वल 4 का मतलब होता है P का मान 4 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आएगा। P का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप कर दो। अगर P की जगह पे 4 न रखने के बजाय आप कोई भी संख्या रखोगे तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर आपने 4 रखा तो अद्वितीय हल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है P के किस मान के लिए युगपत समीकरण अद्वितीय है, तो P का मान क्या नहीं रखना चाहिए, 4। सिर्फ P का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी मान के लिए युगपत समीकरण अद्वितीय हल है। क्या है भैया, अद्वितीय हल है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हमने आपको संपाती रेखा से कैसे लगाना है, प्रतिच्छेद रेखा और समांतर रेखा, तीनों के एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया, जिससे आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया। आप लोग से निवेदन है, आप लोग एकदम मेहनत करिएगा अच्छे से। आज का जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, और हम आपको अगली क्लास में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और रैखिक समीकरण विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और रैखिक समीकरण विधि जो है कल हम आपको पढ़ाएंगे। तीनों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। कल की क्लास में हम सब 3 विधि को कंपेयर करेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और रैखिक समीकरण। आप याद रखिएगा, कल हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करिए, समझ के नोट करके करिएगा, और आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए। हम आपको धीरे धीरे करके पूरे चैप्टर की मैथ आपको पढ़ा देंगे। आप पूरी मैथ को रिवाइज करके जाइएगा, पेपर में आपको इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा रहा है। बस आप जी जान से मेहनत करिए, सफलता तो मिलनी ही मिलनी है, और जो सोचे हैं उतना हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। तब आपसे मिलते हैं कल की क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।